हेलो मिस्टर, वेलकम टू बैक माय चैनल। वहीं एमएससी सेकंड सेमेस्टर में अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री में हम लास्ट वीडियो में पार्शियल जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की हम उसकी स्टडी कर रहे थे। जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज जो होती है, पार्शियल मोलर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की स्टडी हम कर रहे थे लास्ट वीडियो में। मैं आपको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर चुका था कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है। अब पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज किस तरीके से निकाली जाती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की। अब उसके बाद हम बात करते हैं पार्शियल मोलर इंटरनल एनर्जी। पार्शियल मोलर इंटरनल एनर्जी को किस तरीके से निकाला जाता है। पार्शियल मोलर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में पार्शियल मोलर इंटरनल एनर्जी को किस, ये वीडियो देखने से पहले लास्ट वाली वीडियो देख लीजिए कि उसके बाद ये वीडियो बहुत इजीली समझ आ जाएगी। वैसे अब भी समझ आ जाएगी, लेकिन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज पहले देख लीजिए लास्ट वाली वीडियो, तो उससे बहुत इजीली समझ में आ जाती है। पार्शियल मोलर इंटरनल एनर्जी की अगर हम बात करें, अब ये दो सिस्टम में यूज की जाती है जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है, ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम में उनकी जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है उसमें चेंजेस होते हैं, इसलिए पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन कर लिया जाता है। लेकिन क्लोज सिस्टम में कोई भी चेंज नहीं होता है, ये मैं लास्ट वीडियो में बता चुका था। इज इक्वल टू एफ टी पी फॉर क्लोज सिस्टम। ये क्लोज सिस्टम के लिए होता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता। एफ फंक्शन होता है, ई इज इक्वल टू एनर्जी होती है, टेम्परेचर प्रेशर होता है। एनर्जी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी इन ओपन सिस्टम फॉर टू कंपोनेंट सिस्टम। हमें दो कंपोनेंट सिस्टम के लिए लेनी है, जिसमें दो कंपोनेंट का यूज किया जाता है। जिस सिस्टम में टू कंपोनेंट का यूज किया जाता है उसके लिए हमें इंटरनल एनर्जी को डिटरमाइन करना है, पार्शियल इंटरनल एनर्जी को। अब जो पार्शियल इंटरनल एनर्जी है उसको ई बार से रिप्रेजेंट किया जाता है, ई बार। यही हम एक फॉर्मूला लिखते हैं, इज इक्वल टू एफ टेम्परेचर प्रेशर N1 N2, क्योंकि दो ही वेरिएबल लिए जाते हैं, तो टेम्परेचर वॉल्यूम ले लीजिए या प्रेशर वॉल्यूम ले लीजिए, तो हम टेम्परेचर और प्रेशर यहाँ पर लेते हैं। इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर नंबर ऑफ मोल N1 N2। अब उसने बोला कि ई तो हुआ इंटरनल एनर्जी, वही ई बार हुआ पार्शियल मोलर इंटरनल एनर्जी। एफ हुआ फंक्शन, टी हुआ टेम्परेचर, पी प्रेशर, N1 N2 नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट। अब जो कंपोनेंट होते हैं ए या बी होते हैं, वही उसका डिफरेंशियल निकालना होता है हमें। सबसे पहले अब जो स्टेट ऑफ फंक्शन होता है, देखिए जो फंक्शन है ना, ये स्टेट होती है, उसका हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल निकालना होता है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल के लिए हम डी लगाते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल के लिए हम डी लगाते हैं। अब पार्शियल डिफरेंशियल के लिए हम डेल का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम जो डी ई होता है, हमें ई इंटरनल एनर्जी निकालनी है। एक्सटेंसिव के लिए हमने एक्स लिया था, तो ई डी ई इज इक्वल टू, सबसे पहले हमें टेम्परेचर के लिए लेनी है, तो अब हमें जो इंटरनल एनर्जी लेनी है तो डेल ई अपॉन डेल टी, डी इज इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल टी। डेल ई ऊपर आ गया, जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हो गई, पार्शियल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, अपॉन डेल टी, तो टेम्परेचर नीचे आ गया। अब जो बाकी होते हैं इनको कांस्टेंट रख दिया जाता है। प्रेशर को कांस्टेंट रखिए, N1 N2 को कांस्टेंट रख दीजिए। अब यहाँ साइड में ये N1, अब जो डेल टी यहाँ होता है तो यहाँ पे dt लिया जाता है, एग्जैक्ट टेम्परेचर, जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है डिफरेंशियल टेम्परेचर का। उसके बाद हम प्लस का साइन लगाते हैं। प्लस का साइन लगाने के बाद जो अब नेक्स्ट होता है प्रेशर होता है, तो प्रेशर को लिखिए वही सेम चीज, डेल ई अपॉन डेल पी, तो ये प्रेशर के लिए लेना है ना, तो प्रेशर को छोड़ के बाकी सबको कांस्टेंट कर दीजिए। टी N1 N2 कांस्टेंट रहता है। अब जब यहाँ पे P है नीचे, डेल टी यहाँ डेल P है, तो यहाँ पे dP ले लीजिए, प्लस डेल ई अपॉन डेल P प्लस dP, ये dP आ गया। टेम्परेचर और प्रेशर के लिए हम लिख चुके हैं इक्वेशन। अब इसके लिए N1 के लिए लिखिए, N1 के लिए भी सेम चीज करनी है। ऊपर तो डेल ई, सब में डेल ई ऊपर लगना है। अब जो नीचे लगेगा डेल N1 लगेगा, डेल ई अपॉन डेल N1। P की जगह अब N1 आ जाएगा। अब यहाँ N1 जब नीचे आ गया तो बाकी के तीनों कांस्टेंट होते हैं, टेम्परेचर प्रेशर और N2 कांस्टेंट होगा। अब dP यहाँ पे dN1 आ जाएगा, क्योंकि N है ना यहाँ पे N1 है, तो यहाँ पे dN1 आ जाएगा, तो ये इक्वेशन ही बन गई। प्लस
डेल ई अपॉन डेल n1 dn1, बाकी के सबको कांस्टेंट रख दीजिए सिर्फ n1 को छोड़ के। अब तीन की हमने इक्वेशन लिख दी, तीन की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हमने लिख दी है। फिर उसके बाद हमारे पास n2 की बचती है, n2 की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बचती है, n2 की भी वही करना है, डेल ई अपॉन डेल n2। अब n1 की जगह यहाँ पे डेल n2 कर दीजिए, डेल ई अपॉन डेल n2। अब जो यहाँ पर जो नीचे होता है उसको ब्रैकेट में यहाँ पर साइड में लिखिए डेल n2, बाकी सबको कांस्टेंट रख दीजिए, टेम्परेचर, प्रेशर, n1। तो ये कहता है कि जो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज होती है, अब हमें इंटरनल एनर्जी की पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज निकालनी होती है, जिस पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर, जिस एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होता है उसी की पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज निकालनी होती है। अब दो कंपोनेंट के लिए हमें निकालनी है। अब दो कंपोनेंट के लिए जब हमें निकालनी है तो n1 किस में है हमारा, इसमें है, n2 इसमें है। नंबर ऑफ मोल की तो हमें पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज निकालनी है, प्रेशर टेम्परेचर की मोलर प्रॉपर्टीज नहीं निकालनी है। तो जो वैल्यू जो चेंज होती है तो n1 और n2 के लिए वैल्यू चेंज होती है। जो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज आएगी नंबर ऑफ मोल के लिए आएगी, नंबर ऑफ मोल n1 है और n2 है, तो वहीं डेल ई अपॉन डेल n1 टेम्परेचर, प्रेशर और n2, क्योंकि n1 तो यहाँ पे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज मांग गया तो इसकी वैल्यू E1 आ जाती है, जहां n2 होता है उसकी वैल्यू E2 आ जाती है, E2 बार। तो E1 बार इसकी पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज होती है और n2 बार इसकी पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज होती है। तो इन दोनों की अब यहाँ लिखा हुआ एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरनल एनर्जी। अब टू कंपोनेंट सिस्टम के लिए दी गई है। टू कंपोनेंट सिस्टम किसमें दिखा है, इसमें तो कांस्टेंट है, इसमें भी कांस्टेंट है, इसकी तो आप पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज नहीं निकाल सकते। किसकी निकालोगे, जिसमें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में से दे रखा हो। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ये हो गया, पार्शियल में ये आ गई, n1 नंबर ऑफ मोल ये आ गया, ये आ गया। तो इन दोनों की वैल्यू बोला उसने डेल ई अपॉन डेल n1 टेम्परेचर, प्रेशर, n1 यहाँ पे तो n2 यहाँ पे कांस्टेंट में आ गया, टेम्परेचर, प्रेशर, तो इज इक्वल टू E1 बार। E1 बार की वैल्यू इसकी जगह आ जाएगी, डेल ई अपॉन डेल n2 टेम्परेचर, प्रेशर, n1 कांस्टेंट हुआ क्योंकि n2 यहाँ पर है तो इसकी जगह E2 आ जाएगा। अब इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर इनको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए, इनको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए। अब जब इक्वेशन नंबर 2 में आप इसे पुट कर दोगे, इसकी जगह तो E आ जाएगा, जो ये वाला पोर्शन है, डेल ई अपॉन डेल n1 टेम्परेचर, प्रेशर, E1 आ गया। अब इसकी जगह डेल ई अपॉन डेल n2 की जगह E2 आ जाएगा। तो इक्वेशन बनेगी डेल ई इज इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल टी dt p n1 n2 प्लस डेल ई अपॉन डेल p प्लस डेल p dn1 t n1 n2 कांस्टेंट हुआ, प्लस हुआ, प्लस के बाद आप लिखिए E1 dn1 प्लस E2 dn2, क्योंकि dn2 तो एज इट इज रहेगा। इक्वेशन नंबर 3 आ गई, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। इक्वेशन नंबर, अब इक्वेशन नंबर 3 में उसने बोला कि यहाँ पे E1 और E2 पार्शियल मोलर इंटरनल एनर्जी है। बस हमें ड्राइव हो गई कि जो पार्शियल मोलर इंटरनल एनर्जी को इस तरीके से ड्राइव किया जाता है, और बस उसकी थ्योरी लिख देनी है कि पार्शियल मोलर कि इन द इंटरनल चेंज इन द इंटरनल that is why is called change internal enthalpy. Sorry. द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो जो नेक्स्ट है ना ये उसका एंथैल्पी का लिखा हुआ है शायद, यहाँ पे एंथैल्पी का क्यों आ गया, यहाँ इंटरनल एनर्जी करिए, नहीं इंटरनल एनर्जी तो है। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर other component of mole will be partial molar properties। वो इसने यही बोला, जो आपको थ्योरी लिखनी है ना इसी के से देख के लिख दीजिए। इन द इंटरनल चेंज, इन द इंटरनल एनर्जी चेंज। अब देखिए इंटरनल एनर्जी चेंज का ही तो हमें पता लगाना है कि पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज में
कितना चेंज हुआ है फाइनल से इनिशियल तक कितना चेंज हुआ है। तो हमें पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज का इसमें पता लगाना है। डेफिनेशन को आप अपने हिसाब से लिखिए। इन द इंटरनल चेंज विद रेस्पेक्ट टू टू कंपोनेंट ऑफ मोल। अब दो कंपोनेंट सिस्टम दिया, दो कंपोनेंट का सिस्टम दिया गया विद रेस्पेक्ट टू टू कंपोनेंट ऑफ सिस्टम, two component of system या two component of mole at constant temperature. other component of mole will be partial molar properties। उसने ये बोला कि जब इंटरनल चेंज के दौरान जो कंपोनेंट ऑफ सिस्टम में जो कंपोनेंट होते हैं, सिस्टम में जो कंपोनेंट होते हैं टेम्परेचर और प्रेशर के कांस्टेंट पर ही, जिनका टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होता है उनको ही पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज कहा जाता है। टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट इन्हीं का होता है, इनका टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, सिर्फ इसका प्रेशर कांस्टेंट है। तो ये यहाँ पर ये वाली कंप्लीट होगा। उसके बाद आता है पार्शियल मोलर एंथैल्पी। पार्शियल मोलर एंथैल्पी में आपको वही करना है, कुछ नहीं करना है, बस इन सब की जगह आप एंथैल्पी का आप एच कर दीजिए। एक बार समझ में आ जाए, सिर्फ एक बार करना है इसको। तो उसके बाद अब पार्शियल एंथैल्पी अगर हम बात करें यहाँ पे करिए E इक्वल टू एफ टीपी N1 N2। टू कंपोनेंट ऑफ सिस्टम के लिए हमें करना है एंथैल्पी को एच से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये हमें पता है। अब ये जो इक्वेशन लिखनी है यहाँ, ये इंटरनल एनर्जी आपने E लिया था, आप यहाँ पे एंथैल्पी जगह एच ले लीजिए। DH इज इक्वल टू, जब DH यहाँ पर आएगा तो ऊपर E नहीं आ सकता, H आएगा। सेम एक एक के लिए लिखना है, पहले टेम्परेचर के लिए एक्सटेंसिव लिखोगे, फिर प्रेशर के लिए, फिर N1 के लिए, फिर N2 के लिए। वहीं DH इज इक्वल टू डेल H अपॉन डेल T। dt को ऐसे ही रखिए, वो सॉरी यहाँ पे dt आ जाएगा, यहाँ पे P1 ये भी कांस्टेंट सेम चीज आ जाएगी, ये भी सब सेम होगा, सिर्फ E की जगह H आ जाएगा, प्लस dp आ जाएगा, ये भी सब सेम होगा, सिर्फ E की जगह H आ जाएगा, ये भी dN1 यहाँ पे सिर्फ H आ जाएगा, ये भी सब सेम होगा, ये भी सब सेम होगा, यहाँ पे भी S आ जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर। बस अब यहाँ पे जहाँ पे डेल E है ना, यहाँ पे H आएगा, डेल N1 आएगा, इसकी जगह H1 बार आ जाएगा। यहाँ पे डेल E अपॉन डेल N2 इज टेम्परेचर प्रेशर N1 कांस्टेंट है, तो इज इक्वल टू H2 बार आ जाएगा। ये एंथैल्पी है, एंथैल्पी को इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो E1 और H2 को इस वैल्यू में रख दीजिए, तो उसके बाद जो इक्वेशन बन जाएगी आपकी यहाँ इक्वेशन नंबर 2 है, 2 के बाद जो H1 है ये H2 आ गया यहाँ पर। तो अब H1 को इस वाली इक्वेशन में रख दीजिए, इक्वेशन में यहाँ पर रखने में, तो H1 DN1 आ जाएगा प्लस H2 DN2 आ जाएगा। वहीं फिर वो सेम चीज लिखनी है कि जहाँ पे H1 और H2 पार्शियल मोलर एंथैल्पी है, पार्शियल मोलर एंथैल्पी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ पार्शियल मोलर एंथैल्पी है। डेफिनेशन में वही लिखने, इन द चेंज ऑफ एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू कंपोनेंट ऑफ मोल एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर। जो नीचे है ना, बस यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी आप करिए, चेंज इन एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट at constant temperature pressure then other component mole of is called partial molar properties। इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी कर दीजिए, फिर एंट्रोपी कर दीजिए, फिर गिब्स फ्री एनर्जी कर दीजिए, जिसका भी हमें पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज निकालनी है। तो ये तो बहुत इजी हुआ, यहाँ पर हमें ये वैल्यू निकल गई, बस ये डेफिनेशन है। फिर पार्शियल मोलर एंट्रोपी की अगर हम बात करें, पार्शियल मोलर एंट्रोपी भी हमें सेम यही करना है, सिर्फ एंथैल्पी आप H कर दीजिए, एंट्रोपी को S से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो H की जगह आप S कर दीजिए। क्लोज सिस्टम के लिए अगर लिखोगे तो S इज इक्वल टू FTP, ये क्लोज सिस्टम के लिए हो गया। अब दो कंपोनेंट सिस्टम के लिए लिखना है, ओपन सिस्टम के लिए लिखना है, तो H की जगह S लिखिए, S इज इक्वल टू FTP N1 N2। इक्वेशन नंबर इसे एक नाम दे दीजिए। अब जब इक्वेशन दूसरी लिखोगे आप, वो सेम चीज वही एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जब इन चारों के लिए आपको लिखनी है, तो बस डिफरेंशियल आपको निकालना है, उसके लिए D लगाना पड़ा, ds H जगह S लगाइए, ds इज इक्वल टू, अब H जगह S लगा दीजिए, इसमें भी एज इट इज सेम उतारिए, प्लस करिए, H जगह S लगाइए, इसे एज इट इज सेम उतारिए, प्लस लगाइए, फिर S लगाइए यहाँ पे, क्योंकि एंट्रोपी को S से रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल S अपॉन डेल N1
वही dN1 टेम्परेचर प्रेशर N2 कांस्टेंट हो गया, फिर प्लस करके एंड यहाँ पे डेल एस अपॉन डेल N2, N1 को कांस्टेंट कर दीजिए यहाँ पर आगे। अब इसमें जो वैल्यू रखनी है, अब डेल एच अपॉन डेल N1 टेम्परेचर प्रेशर, यहाँ पे S1 N1 की जगह S1 आ जाएगा, वही डेल एच अपॉन डेल N2 टेम्परेचर N1 की कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर नंबर ऑफ मोल की जगह S2 आ जाएगा। ये है ना H1 H बार, H1 बार की जगह S1 बार लिखिए, H2 बार की जगह S2 बार लिखिए, S1 बार S2 बार। अब इन दोनों को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिए, इस वाली इक्वेशन में डाल दीजिए। इक्वेशन नंबर 2 है S1 S2, S1 को N1 की जगह पुट कीजिए प्लस S1 dN1 प्लस S2 dN2, फिर वही लिखिए जहां पे S1 और S2 पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज है, एंट्रोपी की पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज है, एंट्रोपी और पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज पार्शियल एंट्रोपी पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज है, इज अ पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है ना, ये जो एंट्रोपी एंथैल्पी दे रहा है, ये पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव की पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज है, ये पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज है। सेम यही चीज करना है। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे V लगा देना है, V इज इक्वल टू, यहाँ V इज इक्वल टू एफ टीपी क्लोज सिस्टम के लिए V इज इक्वल टू एफ टीपी N1 N2, वही सबके लिए लिखिए, बस H की जगह B लगा दीजिए। अब जब डिफरेंशियल निकालना है तो यहाँ पे D की जगह B लगाइए, सब जगह ऊपर की जगह H V कर दीजिए। और जब आप वॉल्यूम के लिए आप निकाल रहे हो, सब जगह H की जगह V आ जाएगा, H की जगह V आ जाएगा, H की जगह V आ जाएगा। वही सेम चीज जो जहां पे दो कंपोनेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर के लिए दो कंपोनेंट ऑफ सिस्टम के लिए निकालना है, दो कंपोनेंट सिस्टम के लिए है तो N1 N2 के लिए हम निकालेंगे, N1 N2 के लिए तो हमें निकालना है अरे कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर, जहां प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट हो। वॉल्यूम में इनकी वैल्यू ये ना, ये वाला हिस्सा, इस हिस्से की V1 बार V1 आ जाएगा, डेल V अपॉन डेल N1 की जगह बार V1 आ जाएगा, इधर बार V2 आ जाएगा, बार V2। ये वाले फिर V1 और V2 इस इक्वेशन में जब आप पुट कर दोगे तो वॉल्यूम के लिए निकल जाएगा, एंट्रोपी के लिए भी निकल गया, वॉल्यूम के लिए भी निकल गया। सेम लिखा हुआ, कुछ और नहीं करना है, सिर्फ H की एक को समझना है, उसके बाद जो ऊपर वाला है ना उस वही चेंज होना है। अब जो सबसे लास्ट में जो हम मोल के लिए कंपोनेंट के मोल्स के लिए निकाल रहे हैं, जिसमें टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट हो, जितने भी मोल प्रेजेंट हो उसमें, जितने कंपोनेंट उतने ही मोल प्रेजेंट हो। दो कंपोनेंट के लिए तो N1 N2 के लिए निकालना है। मान लीजिए यहाँ पे कहीं N3 भी प्रेजेंट होता, N3 के लिए बाद V3 आ जाता, N4 भी प्रेजेंट होता, 4 कंपोनेंट होते तो V4 आ जाता, 5 कंपोनेंट होते तो V5 आ जाता, बस उन वैल्यू को वहां पुट करना था। इसी को पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज कहते हैं, ठीक है। वही गिब्स फ्री एनर्जी की बात करें तो बस यहाँ पे G कर दीजिए, फॉर्मूला सेम होगा, यहाँ पे DG, गिब्स फ्री एनर्जी को G से रिप्रेजेंट किया जाता है, DG इज इक्वल टू डेल V अपॉन डेल T। बस V की जगह अब G कर दीजिए, V की जगह G कर दीजिए, V की जगह G कर दीजिए, V की जगह G कर दीजिए, सबको एज इट इज सेम रख लिखना है। बस जब लास्ट की वैल्यू आएगी जो नंबर ऑफ कंपोनेंट की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आ रही है, नंबर ऑफ कंपोनेंट की, N1 नंबर ऑफ मोल हुआ ना, N2 नंबर ऑफ मोल हुआ, N3 नंबर ऑफ मोल हुआ, अब उस पे वैल्यू चेंज करनी है हमें कि V1 बार एक्सटेंसिव वॉल्यूम की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हो गई, वो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज हो गई है। ये V2 N2 की पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज हो गई। V बार V3, अगर N3 नंबर ऑफ मोल N3 होता, 3 कंपोनेंट के लिए होता, बार V3 पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज हो जाती, पार्शियल मोलर वॉल्यूम, फिर इस वैल्यू को वहां पुट कर देना था, वो इक्वेशन बन जाती। तो फिर डेफिनेशन में वही चीज लिखनी थी, 3 कंपोनेंट के लिए दिया गया है कि अदर कंपोनेंट पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज है एट टेम्परेचर एंड प्रेशर, पार्शियल मोलर गिव्स फ्री एनर्जी। ये यहाँ पे अब देखिए, अगर इसका डेरिवेशन कैलकुलेशन निकालना है कि पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन कैसे किया जाता है, एंड इनका डिटरमिनेशन जो होगा इनको कैलकुलेट किया जाता है, तो फिर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, लेकिन इतना काफ़ी है। तो ये जो क्वेश्चन पूछेगा वो मान लीजिए कितने पेज का हो रहा है, एक पेज का ये हुआ, एक पेज का ये 3
4 5 6 7 8 8 पेज का काफी है। हाँ, अगर वो 2-3 के लिए दे रहा, सिर्फ वो दे रहा है कि प्लीज एक्सप्लेन द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ पार्शियल मोलर वॉल्यूम, पार्शियल मोलर टेम्परेचर या पार्शियल मोलर इंटरनल एनर्जी, 2-3 के लिए दे रहा था, फिर उसका डेरिवेशन लिखना पड़ जाएगा, क्योंकि नंबर के अकॉर्डिंग लिखना। डेरिवेशन मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अब इसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज एंड एंट्रोपीज। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। ओके, थैंक यू।